नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट संदीप हुड्डा और राजस्थान के सीकर में ये मंच है देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 का, जिस पर करोड़ों दर्शकों को विश्वास है, क्योंकि न्यूज 18 ही है जो सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक खबर आप तक पहुंचाता है और आपकी आवाज बनकर जनता के सामने लाता है। एजुकेशन से ही संवरता है जीवन, और टूरिज्म में अपने नाम का डंका बजाने वाला राजस्थान आज अपने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जाना जाने लगा है, जहां पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आपके सामने लेकर आएंगे उन लीडर्स को जिन्होंने अपने डेडिकेशन और विजन के साथ राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम को न केवल नॉर्थ इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दिलाई है। इस कार्यक्रम के पीछे हमारा मकसद है सीकर के एजुकेशन सिस्टम के करंट सिनेरियो को, नए चैलेंजेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करना, और इस पर चर्चा के लिए आज अलग अलग मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और सीकर के एजुकेशन सिस्टम पर बातचीत करेंगे। एजुकेशन के लीडर्स के नाम आज हमारा यह मंच है। न्यूज 18 राजस्थान एजुकेशन कॉन्क्लेव सीकर, प्रेजेंटेड बाय डीएस इंस्टीट्यूट सीकर, co-sponsored by गोविंदम डिफेंस एकेडमी सीकर एंड co-powered by I30 लर्निंग सेंटर सीकर। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे पहले पैनल डिस्कशन से, और पहले पैनल डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष कुमार जी। आप डायरेक्टर हैं डीएस इंस्टीट्यूट नीट और जेई सीकर के। कृपया आप मंच पर पधारें। आशुतोष जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के एजुकेशन कॉन्क्लेव के अंदर। और सबसे पहले तो हम आपसे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहेंगे। आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दीजिए। मैं आशुतोष कुमार, मैं आईटी कानपुर से मैं बीटेक हूँ। मैंने एजुकेशन के बाद टीचिंग करना पसंद समझा, और मेरे 15-16 साल के कैरियर में मैंने बहुत सारे आईआईटीएंस और बहुत सारे जो है डॉक्टर्स बनाए, जिसमें आईटी और नीट की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको मैंने पढ़ाया। और मेरा जो इंस्टीट्यूट है डीएस इंस्टीट्यूट सीकर, ये जो है बेसिकली डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी में हमारा एक स्कूल चलता है, और डीएस साइंस इंस्टीट्यूट एक कोचिंग है जो कि गंगापुर सिटी में चलती है, उसकी एक ब्रांच है। और हमने यहाँ पर डीएस इंस्टीट्यूट के नाम से एक सेंटर खोला है जो आईआईटी और नीट की तैयारी करवाएगा। सर, क्वालिटी एजुकेशन क्या है? चर्चा होती है क्वालिटी एजुकेशन की, आप क्या मानते हैं? देखिए सर, क्वालिटी एजुकेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के समय में एक जो पुराने ज़माने की जो पद्धति थी, उसमें जब आचार्य या जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो जब एजुकेशन को देते थे तो वो एक एक शिष्य पर नज़र रख पाते थे। आज के समय में इस चीज़ की कमी हो रही है। जब एक टीचर किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है तो यह बहुत ज़रूरी है कि वो उस बच्चे की जो गेनिंग पावर है, कि वो कितना मतलब सीख पा रहा है, उसकी लर्निंग किस क्वालिटी की है, उसको देखने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, जो क्लास को एकदम ऐसे ले रहे हैं जैसे कि सत्संग अपन ले रहे होते हैं, तो सत्संग सुन रहे हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहीं से क्वालिटी एजुकेशन ख़राब हो जाता है। टीचिंग ऐसा नहीं है कि बस आप बोलते जाएंगे और बच्चे सीखते जाएंगे। एक एक बच्चे पे काम करना पड़ता है। एक एक बच्चे का नाम पता हो आपको, उसके नाम से आपको उसे बुलाना होगा, उसे पूछना होगा कि तुमने ये चीज़ लर्न की कि नहीं की, और क्या प्रॉब्लम है। क्लास के बाद आपके साथ उसके साथ जुड़ना होगा। तो अगर ऐसा करता है कोई टीचर, कोई इंस्टीट्यूट, तो वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। गंगापुर सिटी जैसी छोटी सी जगह, वहाँ पर आपने जिस तरह से आपने बताया कि बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं, सीकर में क्या विजन रहेगा? देखिए, गंगापुर सिटी में हमने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट तक दी है, और वहाँ से लेकर अब तक ये हालत है कि हर बार लगभग हम 35 से ऊपर तो जेईई एडवांस्ड में सिलेक्शन देते हैं। नीट में खूब अच्छे सिलेक्शंस रहते हैं, लगभग 50% रिजल्ट रहता है, और जेईई मेन में 100 से ऊपर सिलेक्शन रहते हैं। तो वहाँ का 17-18 साल का लगभग एक इंस्टीट्यूट है जो अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। तो अब उसकी वजह यही रही कि हम क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, एक एक बच्चे पे फोकस करते हैं। उतने ही बच्चे एडमिशन लेते हैं जितने बच्चों की बहुत पर्सनल लेवल पे केयर हो सके। तो अब इन सिद्धांतों के साथ ही यहाँ सीकर में आए हैं डीएस इंस्टीट्यूट लेकर के, कि जो बच्चे हमें जिम्मेदारी के तौर पे मिलेंगे, उनके गार्जियंस को, उन बच्चों को ये एहसास होगा कि हमें बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ हमारी बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है। एक एक बच्चे को हम नोटिस कर पाएंगे कि आज के बाद कल बच्चे की क्या स्थिति है, 3 महीने बाद क्या स्थिति है। वो भीड़ भर करके हमारा पढ़ाने का हमारा प्लान नहीं है। तो इस तरीके से हम एक विज़न लेकर आए कि हम सीकर में क्वालिटी एजुकेशन दें,
और गार्जियंस और बच्चे ये खुद से महसूस कर सकें कि हमने कोचिंग की है तो हमें पर्सनल अटेंशन दे के तैयार किया जा रहा है। सीकर में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं और काफ़ी नाम है देश भर में। आप तो अभी आए हैं, आपने तो शुरुआत करी है, क्यों आएगा स्टूडेंट आपके पास? आप ऐसा क्या देंगे कि आपके पास एडमिशन लेने के लिए आए हो? डीएस इंस्टीट्यूट में क्यों एडमिशन लेगा? देखिए, इसको ऐसे समझने की ज़रूरत है, यदि ढंग से समझा जाए। किसी भी इंस्टीट्यूट में एक टॉप फैकल्टी मान लेते हैं कि वो पूरे दिन में 4 क्लास ले सकती है। पर क्लास वो 100 से ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स पढ़ा रही है तो वो गलत कर रही है। मान लेते हैं 200 स्टूडेंट्स पढ़ा रही है, तो पूरे दिन में 4 क्लास 800 बच्चे, अगर 200 पढ़ाती है तो 400 बच्चे पढ़ा पाएंगे। तो यदि अपन पूरे 4 क्लास में जाएं तो 800 बच्चे एक टीचर पढ़ा रहा है। अब गार्जियन कई बार इन चीज़ों को टेक्निकली नहीं समझता कि हमने एडमिशन कराया एक बड़े नाम को लेकर के, जिनके पास संख्या ज़्यादा है, जनरली ऐसा माना जाता है कि वो बड़े हैं। ऐसा नहीं है। तो टीचिंग में ये पॉसिबल नहीं है कि आप 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप सबको बराबर की एजुकेशन दे रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सख्त ज़रूरत है पर्सनल केयरिंग की, अच्छी टीचिंग की। वो यदि सब में बटेगी, जितने भी इंस्टीट्यूट और आए हैं सीकर में उन सबको बटेगी, सभी लोग इसमें हिस्सेदारी लेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन जा पाएगा। एक जगह पर बहुत ज़्यादा संख्या होना ये उस संस्था के लिए भी नुकसानदायक है, बच्चों के लिए नुकसानदायक है, गार्जियन के लिए नुकसानदायक है। तो बड़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारी संस्थाओं को और आना चाहिए और ये संख्या को इस हिसाब से स्प्लिटेड होना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन जा पाए। दैट्स इंपॉर्टेंट। हर नए संस्थान को शुरू करने में काफ़ी चैलेंज आते हैं। डीएस को लेकर के आपकी क्या राय है? हमने अपनी कोचिंग खोली तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, जहाँ हमारा बैनर लगना था वहाँ पर प्रॉब्लम आई, बैनर लगाने में, फ्लैक्स लगाने में, पोस्टर लगाने में। जो भी कुछ हम करते हैं तो कई बार कुछ लोग उस पर मतलब जो अवधान रखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, फिर धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व आउट हो जाती हैं। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जितना ज़्यादा विरोध आपका हो, समझ लो आप अच्छा कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा विरोध होता है, हम और हर दूसरे दिन हम और एनर्जाइज होकर के काम करते हैं और कमर कस लेते हैं कि और मेहनत करनी है, बच्चों को और दिल लगा के पढ़ाना है। और इसका एक ही फॉर्मूला है, आप यदि अपनी क्लास में अच्छी टीचिंग दे रहे हैं ना और क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, टीचिंग में आपके दम है, तो फिर दुनिया का कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता है। तो बस उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। आ रहे हैं चैलेंजेस, आ रहे हैं, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आशुतोष सर, आप आईआईटी कानपुर से, तो आप आईआईटी के बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आईआईटी में क्या भविष्य और आईआईटी कानपुर के आपके क्या एक्सपीरियंस है? आईटी से बीटेक करने के बाद बेसिकली तो स्टूडेंट्स और जो भी होते हैं वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन आज के समय में बहुत सारे जो है डायरेक्शंस में स्टूडेंट्स अपना करियर बनाते हैं। सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी बनते हैं, हम जैसे लोग टीचर ही बन गए। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे और अपना अच्छा करियर बनाते हैं। तो आईटी से करने के बाद जो एक क्वालिटी डेवलप होती है एक बच्चे के अंदर अपने दिमाग में, वो उसे इनोवेटिव तो बनाती है, उसे अलग बनाती है। बहुत कुछ करने की उसमें कैपेसिटी डेवलप होती है, बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज उसमें गेन होता है। और वो जिस भी ब्रांच से वो बीटेक कर रहा होता है उसमें वो स्पेशलाइजेशन उसको मिलता है। तो नॉर्मल कॉलेजों की कंपैरिजन में उसे कंपनी हायर करती है और बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। तो जॉब सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बहुत अच्छा कैरियर है, और हर फील्ड में कैरियर है। ख़ासतौर से प्रोफेशनल कैरियर तो है ही, साथ साथ में वो किसी और डायरेक्शन में भी जाना चाहता है अगर अपने कैरियर को बनाने के लिए, तो उसमें कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। सीकर की बात करें तो नीट का ज़्यादा माहौल बनता है, यहाँ नीट के स्टूडेंट भी ज़्यादा आते हैं, नीट में सिलेक्शन भी ज़्यादा होते हैं। आईआईटी को लेकर के वो चीज़ें क्यों नहीं हो पाती? देखिए, इसकी एक वजह ये भी है कि थोड़ा सा आईआईटी की तरफ अपन जो अपनी तरफ से कोचिंग संस्थानों की तरफ से थोड़ा सा कम रुझान रहा। कुछ और अच्छी फैकल्टी मेंबर्स की भी यहाँ ज़रूरत रही। मैं लगभग 10 सालों से सीकर में हूँ। मैंने लगभग 10 साल मैंने सीकर को दिए और एजुकेशन यहाँ दी। 2010 से लगभग 2020 तक लगभग मैंने यहाँ के एक शिक्षण संस्थान में काम किया। तो बहुत सारे बच्चों से जुड़ा, बहुत करीब से, बहुत सारे परिवारों से जुड़ा। तो एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो गार्जियंस हैं, वो बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, है ना, बहुत उनमें जुनून है, ज़रूरत है उनको उस हिसाब से मेहनत करने की। और जो आप कह रहे हैं कि आईआईटी के रिजल्ट्स कम आते हैं, मैं मानता हूँ थोड़े सालों पहले तो खैर कम थे, लेकिन अभी बहुत अच्छा रेशियो आने लग गया है। जेई में भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है सीकर से। जो कोचिंग संस्थान है बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तभी इस शहर को इंडिया लेवल पर अब जाने लगा है। और नीट में भी बहुत अच्छे सिलेक्शंस आ रहे हैं और जेई में भी बहुत अच्छे सिलेक्शंस आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि कम किसी की तुलना में यदि कम है तो उसकी वजह सीधा फैकल्टी होती है, क्योंकि आईआईटी जेई को पढ़ाने के लिए बहुत एक्सपीरियंस्ड
और नॉलेजफुल फैकल्टी होनी चाहिए। तो वो यदि कोई संस्था उपलब्ध कराती है तो ही रिजल्ट इसमें आता है। दूसरी जो बहुत बड़ी बात होती है वो बच्चे का आईक्यू। जितना अच्छा बच्चा शहर में रुकेगा, कोचिंग में पढ़ेगा, वहाँ उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये दोनों म्यूचुअल चीज़ें हैं। बिना एक अच्छे आईक्यू के स्टूडेंट्स के ये रिजल्ट नहीं बन सकते जेईई एडवांस्ड के, और बिना अच्छी फैकल्टी के नहीं बन सकते। दोनों चीज़ें पॉसिबल ज़रूरी हो जाती हैं यहाँ पर। बहुत से बच्चे हैं जो फर्स्ट चांस में 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, सेकंड में फिर रह जाते हैं 1 या 2 नंबर से। ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए कि वो जो गैप है वो कवर किया जा सके और लास्ट में हताश भी नहीं हो? नीट की बात आप कर रहे हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है। नीट में बहुत ज़्यादा रिपीटर्स बढ़ रहे हैं, और आप तो 1-2 साल की बात कर रहे हैं। वाकई में सच्चाई तो ये है कि नीट के स्टूडेंट्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैंने तो 6-6, 7 साल के रिपीटर्स पढ़ाए हैं। इसकी वजह है 10th के बाद जब स्टूडेंट्स 11th पढ़ना शुरू करता है तो 11th में उसकी प्रिपरेशन सही नहीं होती है। जो सबसे बड़ी कमजोरी रह जाती है वो 11th रह जाती है। 11th का अभी जस्ट हमने लगभग 2 महीने पहले से सीकर में सेंटर के डालने की प्लानिंग की, तो हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ली। तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट में भी 11th का कोर्स जैसे पूरा नहीं हुआ है। जिन जगहों पर नहीं हुआ, बहुत जगहों पर बहुत अच्छा करवाया गया, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस जगह जैसे मान लीजिए नहीं हुआ, जिस क्लास में नहीं हुआ, मान लीजिए एक ही इंस्टीट्यूट के किसी क्लास में नहीं हुआ, तो 11th का अगर कोर्स प्रॉपर वे में नहीं हुआ या टाइमली नहीं हुआ, वो जाके फिर बर्डन बनता है 12th के साथ। अब ये जो नीट और जेईई का एग्ज़ाम है वो 11th और 12th कंबाइंड कोर्स का होकर के बनता है। तो जब वो बच्चा 12th में जाता है तो 12th में फोकस करना शुरू कर देता है। 11th का वो रिवीजन भी उसे चाहिए होता है, और 11th एक तरफ ख़राब हो चुका होता है। तो फिर वो 12th के साथ 11th को रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यदि अच्छा हुआ होता तो रिवीजन पॉसिबल होता है। रिवीजन बच्चा खुद से तब कर सकता है जब उसका अच्छे से पढ़ा हुआ हो। तो जब उसका अच्छे से पढ़ा हुआ ही नहीं है तो रिवीजन करने में उसको दिक्कत आती है। जैसे हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं उमेश कुमार शर्मा सर, उन्होंने लगभग 26-27 साल मैथमेटिक्स पढ़ाई। उन्होंने इन चीज़ों पर बहुत बारीकी से काम किया। उन्होंने इन चीज़ों को इस तरह से काम किया कि अभी आज से 2-3 साल पहले तक सारे सिलेक्शन 12th के साथ होते थे। उन्होंने टारगेट बैच ही नहीं बनाया था। उन्होंने जिद कर ली कि हम 12th के बाद पढ़ाएंगे ही नहीं। वो तो फिर हमने ये कहा कि भाई कुछ बच्चे बीमार हो करके कई बार मतलब हो जाती हैं स्थितियां ऐसी, या दूसरी कोचिंगों के जो बच्चे हैं जो 2-3 साल से सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, कम से कम उनको तो पढ़ा दीजिएगा। तब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि चलो टारगेट पढ़ाएंगे। नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को कभी उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने कहा 12th के साथ सेलेक्ट नहीं करवा पा रहा हूँ मैं, तो मतलब मैं फिर अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहा हूँ। तो हम लोग इस डायरेक्शन में काम करेंगे। जो हमारे फाउंडर डायरेक्टर हैं उमेश कुमार शर्मा सर, तो उनकी भी यही सोच है कि अपन पूरा ताकत 11th और 12th के बच्चों पे लगाएं ताकि वो बच्चे जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने जो विचार हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। वक्त है हमारे दूसरे पैनल डिस्कशन का, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोविंदम डिफेंस एकेडमी के चेयरमैन ML ढाका जी और शिवराम चौधरी जी। कॉन्क्लेव में ढाका जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में ही बता दीजिए सबसे पहले। सर, गोविंदम एजुकेशन ग्रुप पालवास रोड सीकर पर 2011 से संचालित है, जिसमें इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI और डिफेंस कोचिंग जो डिग्री कॉलेज के साथ संचालित है। और इसमें डिफेंस के लिए कॉलेज के साथ साथ हम डिफेंस की भी तैयारी करवाते हैं, जिसमें बच्चे के डिग्री के साथ साथ जो 3 साल का समय होता है उसमें उसकी तैयारी साथ साथ चलती रहे। इसलिए ये सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट 2011 में हम लेके आए थे कि बच्चा कॉलेज करने के बाद में जब तैयारी में लगता है तो उसके बाद में समय उसके पास बचता नहीं है, क्योंकि उसकी एज लिमिट 18 से 21 वर्ष होती है, तो उसके पास समय कम बचता है। इसलिए हमने कॉलेज के साथ साथ ही डिफेंस की तैयारी के लिए ये कंसेप्ट लेकर आए थे। और बच्चा कॉलेज करते करते डिग्री होने से पहले ही नौकरी लग जाता है, तो ये सबसे कम उम्र में फास्ट नौकरी लगने वाला कंसेप्ट है। किस तरह से डिफेंस में एक आज कैरियर बना सकता है एक बच्चा, और आपकी एकेडमी की क्या खासियत है? सर, मेरी डिफेंस एकेडमी का रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम जो भी रिजल्ट प्रदर्शित करते हैं तो बच्चे का पूरा एड्रेस
के साथ साथ उसके प्रत्येक के मोबाइल नंबर भी अंकित करते हैं, जो ये सब एक अलग दर्शाता है कि हर बच्चे के नीचे उसके मोबाइल नंबर होने से ये सत्यता की जांच हो जाती है कि जो भी हमने रिजल्ट दिखाया है वो ओरिएंटेड है। दूसरा, हमारी कोचिंग की ये खासियत है कि हमने लगातार अच्छे परिणाम दिए हैं और बहुत से कैरियर के मामले में डिफेंस से 10th के बाद में ग्रेजुएशन तक हर स्तर पर डिफेंस में बहुत से का निर्माण बच्चा कर सकता है। 10th के बाद में आर्मी जीडी है, एसएसजीडी है और 12th के बाद में नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी के अंदर एसएसआर और AA एयरफोर्स में एक्स और वाई जो टेक्निकल ग्रेड हैं उसमें बच्चा अपना भविष्य का निर्माण कर सकता है। ग्रेजुएशन के बाद में CDS है, एपकैट है। इस तरह से इन एग्ज़ामों के बाद में डिफेंस में जाकर के बच्चा अपना अच्छा करियर का निर्माण कर सकता है और साथ में देश सेवा का भी एक शानदार जो अपना कार्य है वो कर सकता है। सोहेल साहब, आपके पास आना चाहेंगे। कोडिंग की तरफ बहुत स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं। हम जानना ही चाहते हैं कि कोडिंग है क्या। कोडिंग सिंपल एक लैंग्वेज है। जैसे आज आप और मैं हिंदी में बात कर रहे हैं, वैसे इंग्लिश है, वैसे ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए जो लैंग्वेजेस हैं वही कोडिंग है। तो आप किसी भी ऐप को खोलेंगे, उस पर लिखा है जारी रखें, तो उसको क्लिक करते हैं, उसके आगे की प्रोसेस शुरू होती है। लेकिन बैक एंड में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक लैंग्वेज में दिए जाते हैं। तो एज स्पेसिफिक लैंग्वेजेज हैं वो बच्चे सीखते हैं और कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट करना है वो कोडिंग है। इस कोडिंग में आज क्या भविष्य में क्या संभावना है? अगर कोई बच्चा कोडिंग की क्लास करता है और वो सीखता है तो उसके लिए भविष्य में संभावनाएं क्या है? गूगल ने अपना एक रिसर्च किया था जिसमें वो ये कहते हैं कि बाई 2030 78% ऑफ द जॉब्स विल बी रिलेटेड टू कोडिंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा। तो आने वाला जो समय है वो कोडिंग से ही रिलेटेड है। पिछले अगर 7-8 साल की बात की जाए तो हम सारी चीज़ें ऑनलाइन करने लग गए। पेमेंट है, टैक्सी बुकिंग है, होटल बुकिंग है, फ़्लाइट बुकिंग है, ईच एंड एवरीथिंग। तो टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता जा रहा है और उसको मेंटेन करने के लिए, उस इंफ्रा को मेंटेन करने के लिए हमें कोडिंग की ज़रूरत रहेगी। तो लगभग हर बच्चे को कोडिंग सीखनी चाहिए। ढाका साहब, आपसे सवाल है, ख़ास तौर पर डिफेंस में जाने वाले बच्चे, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं। बहुत से जो दूसरे फर्जी काम करने वाले लोग हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं और उससे बच्चों का भविष्य भी चौपट हो जाता है और काफ़ी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्या मानना आपका कि इस तरह से बच्चे किस तरह से सावधान रहें और कैसे लोगों के संपर्क में आने से खास तौर पर बचें? इसके लिए सबसे पहले तो मैं यही करना चाहूँगा कि बच्चे और पेरेंट्स को सजग रहने की आवश्यकता है। और इस तरह के झांसे में आने से जो बच्चे का जो समय होता है, पीक समय होता है जिसमें उसकी तैयारी होती है, उसका सिलेक्शन होता है, उस समय वो ऐसे शॉर्टकट रास्तों की तरफ अपना ध्यान दे करके उस समय का तो जाया करेगा ही करेगा। साथ में एक आधा कोई ऐसा तुक लग जाता है जो उस तुक की वजह से ठगी के शिकार बहुत सारे लोग हो जाते हैं। इसके लिए सरकार को भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और मेरे हिसाब से गार्जियन को इस मामले में बहुत ज़्यादा सजग रहनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से अपना एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि 10-20 लोगों से पैसे कलेक्शन कर लेते हैं, उसमें से संजोग से 1-2 बच्चे निकल जाते हैं, उसके लिए उसका अपना प्रचार करते हैं कि भाई ये हमने लगाया है, जबकि वो संयोग से अपनी मेहनत से ही लगते हैं। उनके पैसे उनके ऐसे ही बिना मतलब ठगे जाते हैं। सरकार को किस तरह का रोड मैप बनाना चाहिए जिससे कि ये चीज़ें आए ही नहीं? सरकार को इनके खिलाफ अपनी इंटेलिजेंसी के द्वारा हो या उनके खिलाफ जब भी कोई एक्शन आता है या कोई लोग सूचना मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, कानून थोड़े सख्त होंगे तो इस तरह के लोग पनपेंगे नहीं। और उसके लिए मुहिम भी चलानी चाहिए, पर थोड़ा प्रचार प्रसार भी करना चाहिए और जहाँ कोचिंग होती हैं, संस्थाएं होती हैं, वहाँ पर भी इन तरह की एक प्रसारित किया जाना चाहिए कि इन लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। शिवराम जी सर, क्या सरकार भी जो कोडिंग है आपका
उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ कर रही है, या क्या कुछ किया जा सकता है गवर्नमेंट के स्तर पर? राजस्थान सरकार बहुत जागरूक है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को लेके। 20 मार्च को इन्होंने राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड जब दिए स्टार्टअप्स को, तो 8 स्टार्टअप में 3 स्टार्टअप एडटेक थे, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के थे। और वो सारा का सारा पैसा जो इनको मिला है वो उन सरकारी स्कूलों में उन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए दिया गया है। तो जैसे मेरी जो कंपनी है कोड विद्या, वो 50 स्कूलों में उस कोडिंग करिकुलम को इम्प्लीमेंट करेगी। इसके अलावा जैसे जयपुर में डिजी फेस्ट हुआ, जोधपुर में हुआ, वहाँ पे आईटी डे पे प्रोग्राम हुआ, उसमें आइडियाथन था, हैकाथन था। ये इसकी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए अब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे राज्य सरकार एक आइडियाथन करवाएगी मई और जून में, और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल और एक कॉलेज को चिन्हित किया है जहाँ पे लॉन्च पैड क्रिएट किए हैं कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, टेक्नोलॉजी के साथ उसको स्केल किया जा सकता है, तो वो उसको पिच करें, उसकी फंडिंग उठाएं। तो टेक्नोलॉजी उसको एम्पावर कर रही है। इसके लिए स्किल एजुकेशन को लेके सरकार के काफ़ी प्रयास इसमें हैं, और वो छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं उनको इन्वॉल्व करके और इसको एक लेवल पे लेके जाना चाह रही है। नागा साहब, डिफेंस को लेकर के आजकल कई सवाल हैं पेरेंट्स के मन में भी, जिससे नई योजनाएं हैं उसके बाद में क्या भविष्य मानते हैं अब आने वाले समय में बच्चों का डिफेंस के अंदर? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि डिफेंस में बहुत जल्दी नौकरी लग जाता है, बहुत ही कम उम्र में बच्चा सर्विस लग सकता है। ग्रामीण परिवेश में जो मध्यम वर्ग परिवार के रहने वाले लोग हैं उनको जल्दी नौकरी की आवश्यकता रहती है, इसलिए डिफेंस में जाकर के बच्चा जल्दी नौकरी लग सकता है और अच्छा अपना करियर निर्माण कर सकता है, परिवार का भी संबल बन सकता है। डिफेंस के क्षेत्र में हमारा कोचिंग पिछले 10-11 साल से काम कर रहा है, जिसमें हमने कॉलेज के साथ डिफेंस की कोचिंग करवाते हैं, जिसमें डिग्री प्लस कोचिंग दोनों का साथ साथ तैयारी करवाते हैं। आजकल इसमें बच्चों का बहुत रुझान बढ़ा है, जिससे कंपटीशन भी बढ़ा है। इसके लिए हमने थोड़ा और समय बच्चे का मिल सके, इसके लिए हमने 11वीं के साथ भी साइंस का जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट किया है। कॉलेज के साथ टारगेट बैच स्टार्ट किया है और 11th-12th के साथ फाउंडेशन किया है। तो जो बच्चा डिग्री करे उससे पहले उसकी तैयारी इस रूप से चले कि उसको डिग्री से पहले ही नौकरी मिल जाए, तो डिफेंस में बहुत ही जाकर के अपना अच्छा करियर का निर्माण कर सकता है। चौधरी साहब, आपसे सवाल, क्या मानते हैं आप सीकर की स्कूलिंग व्यवस्था को, या कितना और उसमें सुधार की गुंजाइश है? क्योंकि पेरेंट्स भी अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे को कहाँ भेजना चाहिए। इवोल्यूशन जो है वो तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सुधार की गुंजाइश तो हर सिस्टम में हमेशा रहेगी। पिछले दिनों मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पे मास्टर क्लास बनाई थी। 1 घंटे की वो क्लास है, तो उसको डिलीवर करने के लिए लगभग 100 स्कूल राजस्थान और यूपी के मैंने विज़िट किए। दिल्ली गया, बेंगलोर भी गया, और मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीकर के स्कूल्स मेट्रो सिटीज़ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो जस्ट उससे आधी फ़ीस पे दे रहे हैं। आप देखो तो जैसे अगर अपन बात करें तो सीकर के लगभग सारे सीबीएसई स्कूल्स में 2017-18 से कोडिंग का करिकुलम चल रहा है। स्किल एजुकेशन की बात अभी सर कर रहे थे, तो स्किल एजुकेशन को लेके भी हम अवेयर हैं। सारे के सारे स्कूल्स में स्पोर्ट्स का एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप टीचर्स की बात करें तो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और इंडिविजुअल अटेंशन बच्चे को मिलता है। तो बहुत बार ये चर्चा होती है कि सीकर और कोटा में क्या अंतर है या दूसरे शहरों में क्या अंतर है, तो मैं ये बड़े मजबूती से ये कह सकता हूँ कि सीकर के जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके डायरेक्टर्स को ये पता होता है कि ये बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, इसके इंडिविजुअल नीड्स क्या हैं, और उसके हिसाब से उसको कैटर करता है। तो यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोग्रेसिव हैं, इनोवेटिव हैं, और यहाँ पे बड़ी रिच फैसिलिटीज़ हैं।
एक सर 8th 9th तक आते आते आजकल फाउंडेशन का बहुत बड़ा दौर चल रहा है, उसके चक्कर में जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हैं, जो दूसरे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बच्चे को नहीं भेज पाते हैं। क्या मानते हैं आप, ये कुछ इसमें भी और सुधार होना चाहिए या दूसरी एक्टिविटी से बच्चे को जोड़ के रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखो, एजुकेशन के दो एस्पेक्ट हैं, एक कमर्शियल एस्पेक्ट है और एक एजुकेशन और मेडिकल तो ऐसे प्रोफेशन है जिस पे अगर सेवा भाव नहीं है तो ये खतरनाक सिचुएशन है। लगभग वर्ल्ड के 18 एजुकेशन सिस्टम के साथ में काम कर चुका। चिंता का विषय ये है कि इंडिया के अलावा कहीं कोचिंग इंडस्ट्री नहीं है। कोचिंग इंडस्ट्री आती है, फोमो क्रिएट करती है, और उस वक्त मैं कई बार कहता हूँ 6th 7th 8th का बच्चा जब उसको ये पता नहीं कि मेरे को नाड़ा कैसे बांधना है, उस वक्त वो ये डिसाइड करवा देते हैं कि तू डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। तो मैं तो पैशनेटली एजुकेशन में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा तो ये मानना है कि 10th क्लास तक बच्चे को फ्रीडम मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने भी पिछले दिनों बात की कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एप्टीट्यूड टेस्ट के बिना एडमिशन नहीं हो, और अगर आ भी गए बच्चे तो उनकी स्किल एजुकेशन के लिए काम हो। तो जितनी ये जो डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, ये जो सारी बातें आ रही हैं, ये तब आती हैं जब बच्चे का पैशन और उसका प्रोफेशन अलाइन नहीं होता। पेरेंट्स अपने सपने जब बच्चे पे थोपेंगे तो उसको ये पीड़ा होगी, और वो जब अपना 100% नहीं देगा तो रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो प्री फाउंडेशन जो है वो किसका है? प्री फाउंडेशन ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते, वो बच्चा अपना डिसाइड करे मुझे कहाँ जाना है। CBSE ने भी व्यवस्था कर रखी है, जब बच्चा 10th क्लास में आए तो उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में वो डिसाइड करे मेरे को कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है, अपनी इनर वॉइस को समझे और उसके बाद अपना निर्णय करे। डॉक्टर साहब, डिफेंस में जाने के लिए ख़ासतौर पर ये एजुकेशन, जो पढ़ाई लिखाई पेपर की तो ज़रूरत है ही, इसके साथ साथ फिजिकल एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो उसमें वो टेस्ट उसको पास करना पड़ता है। सीकर में किस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें देखते हैं, किस तरह के कोच हैं जो उन बच्चों को ट्रेन कर सकें फिजिकली? पिछले कुछ सालों से डिफेंस कोचिंग खूब खुली हैं, और मेरा मानना है कि डिफेंस कोचिंग प्रॉपर वही है जिसके पास पर्याप्त खेल का मैदान हो, स्वयं के हॉस्टल हो, उसको सारी फैसिलिटी एक ही कैंपस में मिले। क्योंकि फिजिकल जो है वो डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए मस्ट है, और डिफेंस में जाने के लिए जैसे ही हम बात करते हैं तो उसके लिए रेजिडेंशियल कोचिंग होना ज़रूरी है। रेजिडेंशियल कोचिंग है तो उसके पास स्वयं के मैदान हैं जिसमें उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो सके, और फिज़िकल एक्टिविटी के लिए सारे संसाधन हो, जिम भी हो, ये सब ज़रूरी हो। और ये सब जिनके पास है वो प्रॉपर कोचिंग है, और जिसमें सिलेक्शन भी अच्छे निकल रहे हैं। ऐसा माहौल इन 5-7 सालों में सीकर में खूब बना है। लेकिन अब जो जहाँ पर केवल रेंट पर छोटी कोचिंग है, जिनके पास फिजिकल के लिए वहाँ उनके पास स्वयं का मैदान वगैरह नहीं है, उसमें फिजिकल की प्रॉब्लम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने जो महत्वपूर्ण विचार हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। वक्त है हमारे तीसरे पैनल डिस्कशन का, जिसमें हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर महावीर हुड्डा जी, आप डायरेक्टर हैं I30 लर्निंग सेंटर के, और विजय वशिष्ठ जी जो कि आप प्रिंसिपल हैं विनायक। सर, आप दोनों का आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, एजुकेशन कॉन्क्लेव में आए और अपने विचार साझा करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे ही करेंगे, ये I30 है क्या? सर, ये जो I30 है ये एक जो न्यू एजुकेशन प्लानिंग है, जो NEP, जिसे NEP कहेंगे, जो 2025 से लागू है, इसके ऊपर मुख्य ये वर्क कर रहा है। जैसे मोस्टली स्कूलिंग फील्ड पे बच्चा एक नई ग्रोथ कैसे करता है, बच्चा जो आज अपने हमारा एक स्पेशली प्रोग्राम है I30 के लिए, MIT प्रोग्राम, जो
यूएस बेस्ड है, जिसे MIT कहा जाता है। अब यूएस में आज एक जो नई टेक्नोलॉजी है, जो अभी 35 साल बाद में अपन को इंडिया में लागू हुई है, ये NEP, वो आज अमेरिका के अंदर बाहर विदेशों में वही चलती रहती है। तो एक बच्चा प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा करता है वहाँ पर। जैसे अपन यहाँ कहते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10th में बच्चा थ्योरेटिकल पे ज़्यादा करता है, बाहर बच्चा प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा करता है, जिससे उसका IQ लेवल है वो एकाएक इंक्रीज हो जाता है। इतना इंक्रीज हो जाता है कि 4 से 5 घंटे वो प्रैक्टिकल करता है और 4-5 पीरियड ही वो थ्योरी के लेता है। तो इसके ग्रोइंग पावर है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले ये नीचे वाले स्केल पे उन्होंने काम किया i30 ने। उसके बाद ये इंजीनियरिंग मेडिकल के तो देते तो चल भी रहे हैं पिछले कई सालों से, और इसके ऊपर एक नया अपग्रेडेशन और कर दिया इन्होंने। विजय विशेष से आपसे सवाल करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दीजिए। विनायक स्कूल, विनायक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर सीकर 2005 में एक छोटा सा स्कूल के रूप में हमने शुरुआत की थी। आज सीनियर सेकेंडरी RBSE लेवल पर हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड स्कूलिंग हम बच्चों को प्रोवाइड कर रही है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी NAP 2020 जो गवर्नमेंट ने अभी रिलीज़ की है, जैसा अभी सर ने बताया 2025 से ये स्टार्ट होने वाली है। ये एक तरह से प्रेजेंट जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान है, बिकॉज इसमें थ्योरेटिकल लर्निंग की जगह प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस है, सो दैट स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रूमिंग हो सके। इट्स नॉट कि नहीं ट्रेडिशनल एजुकेशन में हम सिर्फ उनको बुक्स दे के कलर्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो कलर्स प्रोड्यूस नहीं करके हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को देंगे कि उनका ओवरऑल ग्रूमिंग होगी सारे स्टूडेंट्स की, और उसमें टीचर्स के लिए भी, हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें गवर्नमेंट लेकर आई है। और बहुत अच्छी चीज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आ रही है, रियली इट्स ए बून फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा i30 का मिशन क्या है, विद्यार्थी क्यों जुड़े आपसे? i30 का मिशन सर, एक तो ज़्यादा ये प्रैक्टिकल वर्क पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जैसे अभी मान लीजिए अपन को IIT के लिए अपना एक बच्चा स्टडी कर रहा है 11-12 टारगेट के अंदर, तो पहला उनका फोकस एक ही है कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका प्रैक्टिकल बेस लेइए, जिससे बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं पड़े। और इससे बच्चा क्या हमेशा डीमोटिवेटेड होता रहता है कि मैंने पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जैसे मेडिकल का बच्चा है, मेडिकल के बच्चे को फिजिक्स बहुत कम समझ में आती है, लेकिन अब इस प्लानिंग के तहत जो ये प्रैक्टिकल वर्क, इसके साथ वो प्रैक्टिकल वर्क दे रहे हैं, और इससे उनको एक इजीली आसानी से मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ तो मैंने थ्योरी में पढ़ी है और यही मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क कर लिया, जिससे उसका एक स्मूथ हो जाता है। और दूसरा, इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि वो कभी डिमोटिवेट रहता है नहीं है, और कभी इस प्रकार की वो कोशिश भी नहीं करेगा कि हाँ मैं जो मेरी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग मेरे को ये समझ में आ रही है। तो एक i30 एक इंजीनियरिंग और मेडिकल में बहुत अच्छा वर्क कर रही है, और ओवरऑल इंडिया में हमारे 207 सेंटर हैं, और 207 सेंटर एक मायना रखता है। जिसमें इतना बड़ा ब्रांड है, तो इसने इम्पल्स को क्यों चूज किया सीकर के अंदर? अब इम्पल्स तो सर देखो, हम तो इसी फील्ड में पढ़ाने वाले हैं, और एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रखी हुई है। पहले कोटा पढ़ाया करते थे, तो एक वो जान पहचान उसी के अकॉर्डिंग हो गई। और दूसरे हमारे एक सेलिब्रिटी हैं जो जिनका विवेक ओबरा जी का खुद का है, तो उनके कोई OSD मेरे साथ ही पढ़ाया करते थे, हम साथ साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने एक आकर के देखा कि चलो यार सीकर के अंदर एक बड़ा अच्छा चल रहा है, और पिछले 4-5 साल से मैं मेरा इम्पल्स पे बहुत अच्छा मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा मैंने रिजल्ट दिया है, तो वो चीज़ देखी है। एक छोटा स्ट्रेंथ होकर के उसके बाद मैक्सिमम आउटपुट दिया है, इसलिए इसको एक चॉइस किया अच्छी तरह। उसी से आप बहुत से स्टूडेंट तनाव में रहते हैं और कई तरह की बातें सामने आती रहती हैं, तो किस तरह से दूर रहें, एक टीचर के नाते आप बताना चाहेंगे? स्टूडेंट्स में तनाव बेसिकली आज के टाइम में देखें तो मोस्टली पेरेंट इंड्यूस्ड है। पेरेंट इंड्यूस्ड इन द सेंस कि हम जो एक्सपेक्टेशन हम खुद पूरी नहीं कर पाए अपनी, हम उन एक्सपेक्टेशंस को आज स्टूडेंट्स के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर पाया, बच्चा ये करेगा। आज कोई भी बच्चा है शाम को टेस्ट देके घर जाता है तो पेरेंट ये नहीं पूछते कि हाँ बेटा कैसा है, पूछते हैं टेस्ट में नंबर कितने आए। सो वहाँ वो जो तनाव है, उस तनाव के लिए बेसिकली स्टूडेंट को नहीं, पेरेंट की काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि पेरेंट की काउंसलिंग करें, उनको समझाएं कि हाँ नहीं एटलीस्ट स्टूडेंट जो वो करना चाहता है उसको वो करने दिया जाए। अगर रियली स्टूडेंट्स को जो वो खुद चाहता है वो करने दिया जाएगा, वो बहुत खुश होकर उस काम को करेगा और उसमें कहीं भी तनाव नहीं आएगा। सेकेंडली, जो
स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्ट्रेस में है, तनाव में है, उनके लिए सेशंस होने चाहिए। नॉट ओनली ट्रेडिशनल टीचिंग करा दी हमने, पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद हमारा काम ख़त्म हो गया। नहीं, हमारा काम स्टूडेंट को पढ़ाने से ख़त्म नहीं होता। वो स्टूडेंट हर चीज़ से हैप्पी रहे, उसका सारा स्ट्रेस लेवल ख़त्म हो, उसकी बराबर काउंसलिंग हो, और काउंसलिंग करके ही हम स्टूडेंट को उस तनाव से बाहर निकाल सकते हैं। बस अब आपसे एक सवाल रहेगा, क्वालिटी एजुकेशन क्या है? आजकल बहुत बात होती है क्वालिटी एजुकेशन की, चर्चा हर कोई करता है, लेकिन आप बताना चाहेंगे कि है क्या ये? बिल्कुल सर, देखो सब कुछ डिपेंड क्वालिटी एजुकेशन पे ही है, क्योंकि सबसे पहले एक पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है कि पढ़ाने वाले की क्वालिटी कितनी है, सबसे पहले उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज मैं कोटा शहर की बात करूँ कि कोटा शहर कैसे एक इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पहचान हुई है, वो केवल और केवल क्वालिटी एजुकेशन पे हुई है, क्योंकि वहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर की एक वहाँ से लाइन लगी है। क्योंकि जो पढ़ाने वालों की क्वालिटी थी वो एक कोई आईआईटी से थे, कोई एमटेक थे, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। तो देखो एक अपने आप कॉन्फिडेंस होता है कि मैं पढ़ा हुआ कहाँ से हूँ, उसके बाद अगले को सामने भी देते हैं कि हाँ जो मैंने एजुकेशन लिया वो मैं सामने वाले को देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए एक सामने वाले में क्वालिटी ऑटोमेटिक झलकती है। दूसरा, आज मैं कोटा की बात कर रहा हूँ, वैसा हमने सीकर शहर को इसी के लिए बनाया है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन अपन तभी दे पाएंगे तब एक अपने सामने से एक क्लास के अंदर 100 बच्चा बैठा, 125 बैठा, 75 बैठा, तभी अपन क्वालिटी, क्योंकि उनके सामने अपन बच्चा सामने देखता है क्या कर रहा है। हाँ, अब उसमें हमारी फील आती है कि यार इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, शायद ही मैं इसको 100% मेरे वाला दे पाऊँगा क्या करने के लिए। तो आज इसी सीकर शहर को हमने इस क्वालिटी एजुकेशन के आधार पे बहुत अच्छा बनाया है, और पिछले 20 साल से हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, इसलिए इसको एक इंडिया के नक्शे पे लाके खड़ा कर दिया। और अब जो आने वाला समय है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको भी अपन यही कह सकते हैं कि एक सीकर शहर में हम इस राजस्थान ही नहीं, एक इंडिया के अंदर इसको एक अव्वल ला के दिखाएंगे कि न्यू एजुकेशन प्लानिंग क्या है। कोटा और सीकर दोनों की बहुत तुलना होती है। शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है, आजकल सीकर को कहा जाता है। सीकर और कोटा में क्या डिफरेंस मानते हैं? क्यों स्टूडेंट वहाँ की बजाय यहाँ आए, या कौन सी जो सुविधाएं हैं वो सीकर में ज़्यादा मिल पाती है? देखो, सीकर शहर एक वो शहर है कि अभी अपन बात कर रहे थे कि क्वालिटी या मोटिवेशन। सीकर शहर में क्या है कि जो प्रत्येक आदमी है, जैसे हॉस्टल चला रहा है कोई, हॉस्टल वाला भी सोचता है कि ये मेरा बच्चा है। कोटा में नहीं सोचता मेरा बच्चा है, यहाँ सोचता है कि वो मेरा बच्चा है और मैं इस बच्चे को बहुत अच्छा, अगर वो कहीं कमी कर रहा है तो जाकर के कोचिंग वाले को बता देते हैं, साहब ये मेरा बच्चा है, ध्यान रखना। भले ही कहीं का ही हो, लेकिन वो कहता है कि मेरा बच्चा है, ध्यान रख रहे हैं। इसलिए यहाँ हर जो भी पब्लिक जुड़ी हुई है सीकर शहर की, अपने शेखावाटी की, वो हर केवल और केवल एक ही देख रहे हैं कि बच्चा सक्सेस कैसे हो। इसलिए जो अपना सक्सेस रेशियो आज यहाँ पर, वो ये कह सकते हैं कि कोटा की तुलना में कई गुना नहीं, कम से कम 50 टाइम्स बेटर देन है। बट वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, अपने पास यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। उसके बाद भी अपना जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो कई गुना बेटर है। और स्कूलिंग का जो स्ट्रक्चर है अपना इस सीकर का, वो तो ये कह सकते हैं कि इंडिया के नक्शे के ऊपर आ चुका है अपना ये स्कूलिंग स्ट्रक्चर की। स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा दे रहे हैं सीकर की धरती पे, इसलिए कोचिंगों को भी ज़्यादा शायद जोर आता नहीं है। इसलिए एक हम जो जिस क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो एक ऑटोमेटिक यहाँ अप्लाई हो जाती है और करने के लिए हम तैयार हैं। कैसे बेहतर हो सकती है वसीर साहब? शिक्षा की बात करें और भी, जैसे बताया कि कोटा के मुकाबले अपन बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और भी क्या अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं जिससे कि शिक्षा बेहतर हो यहाँ से? नहीं, रियली कोटा के मुकाबले सीकर बहुत बेहतर कर रहा है, और ये तो हर कोई जानता है। आज सीकर नहीं, राजस्थान नहीं, इंडिया जानता है कि नहीं, सीकर बहुत अच्छा कर रहा है। बट एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, हालांकि एनईपी आ रहा है और एनईपी आने के बाद नो डाउट बहुत अच्छा होगा, बट वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो अभी भी हमारे यहाँ नहीं है कि स्टूडेंट को हम शुरू से बुक्स पढ़ा रहे हैं। बुक्स पढ़ाने के अलावा कोई भी एक स्किल उसमें कहीं भी डेवलप नहीं है कि स्किल डेवलप है। ग्रेजुएशन कोई कर लेता है, ग्रेजुएशन करने के बाद वो फिर वहीं एक भीड़ में जाके खड़ा हो जाता है कि मुझे फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है और नौकरी लगनी है। उसके पास खुद का कुछ भी नहीं है कि आज मेरे पास कुछ है। ये डॉक्टर और इंजीनियर दो को छोड़ दीजिए, तीसरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं कोई है। तो अगर हम
एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन करें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, से ही स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर ट्रेड देकर कि हाँ ये ट्रेड है, ये ट्रेड आपके साथ ग्रेजुएशन तक चलेगा, आप कुछ भी करें, इसमें आपका स्किल डेवलपमेंट करना होगा, तो शायद उस स्किल को लेकर वो ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर नहीं देखेगा। हाँ ठीक है, जॉब सब करना चाहते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलेगा तो भी वो कम से कम इतना इंडिपेंडेंट तो होगा कि वो कुछ कर सके, और शायद बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा नहीं बन के एक स्टूडेंट कुछ अच्छा होगा तो वो नो डाउट मानेगा कि हाँ नहीं, हमें इंस्टीट्यूट ने, स्कूल ने, एजुकेशन सेक्टर ने हमें कुछ दिया है। हुड्डा साहब, सीकर में जिस तरह से एजुकेशन बढ़ा और जिस तरह से बाहर के बहुत से स्टूडेंट आए, उसके बाद में शिक्षा के साथ साथ कई और चीज़ें भी आ गई हैं, जिस तरह की जिसको अपन बुराई कह सकते हैं। पेरेंट्स को भी अक्सर पता नहीं होता, बच्चे बाहर से आकर के अकेले भी रहते हैं, हॉस्टल में भी रहते हैं। क्या सिस्टम हो जिससे कि कोचिंग संस्थान और हॉस्टल वाले ध्यान रखें? कुछ प्रशासन के पास ही बात है, मुझे सरकार भी क्या कर सकती है? देखो, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सब कुछ उसी पे डिपेंड है, और सरकार कर भी रही है। देखो, जहाँ गवर्नमेंट को दिख जाता है कि आज इतने सारे IITians निकल रहे हैं, इतने सारे डॉक्टर्स निकल रहे हैं सीकर की धरती से, इतने ज़्यादा IAS निकले, इतने ज़्यादा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो सरकार का रुख तो रहता है। अब सरकार एक इस पे ऊपर इसी मंडी इतना ज़्यादा बर्डन हो गया कि ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ क्राउड हो गया, तो सरकार की एक पॉलिसी ये भी है कि एक दिन हमारे को सब कोचिंग वालों को बुलाया था, बुला करके कहा था कि हम शायद यहाँ से आपको 3-4 किलोमीटर आगे जा करके एक अच्छा इन्वायरमेंट दें। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, तो आज एक इंडिया के नक्शे पे राजस्थान है, तो अपन चाहेंगे अपन सब मिल करके और अच्छा कैसे करें, तो है सरकार का, और सरकार ने बुला के ये चीज़ हमारे को कही है कि हम और अच्छा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब आपका और वसीम साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम सम्मानित करेंगे हमारे उन मेहमानों को जिनकी वजह से समाज में शिक्षा की लो जल रही है और लोगों तक शिक्षा